दिन भर 7 जून सोमवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अरावली इलाके से 10,000 घर हटाए जाएंगे। विदेशी फिल्में देखने और फटी जीन्स पहनने पर उत्तर कोरिया में हो सकती है जेल की कठोर सजा। पाकिस्तान में 2 ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 40 लोगों की मौत। 10 नंबर बोगी जो है अगली बोगियों से अलग हो गई। उधर से सर सैयद आ रही थी, वो फिर आके जो है इस ट्रेन के ऊपर चढ़ी। क्या भारत में ब्लैक फंगस के ज्यादा मामलों की वजह डायबिटीज है? पूरी दुनिया में अभी हाल ही में किए गए एक रिसर्च के अनुसार कोविड-19 से ठीक हो रहे जिन मरीजों में फंगल इन्फेक्शन के मामले पाए गए, उनमें से 94% लोग डायबिटीज से पीड़ित थे। सुनिए साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी, खबरें होंगी और भी। ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन भर। भारतीय समय अनुसार हर शाम 7:30 से 8 बजे तक आप हमें bbchindi.com पर सुन सकते हैं। YouTube और Facebook पर तो आप हमें सुनते ही हैं। दुनिया भर में हमारे तमाम श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन। ये कार्यक्रम प्रसारण से कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में हरियाणा सरकार और फरीदाबाद नगर निगम को अरावली के जंगल की जमीन को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है। अरावली के वन क्षेत्र में एक गांव के पास बने 10,000 घर इस फैसले से प्रभावित होंगे। जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फरीदाबाद के लकरपुर खोरी गांव के पास बने सभी अतिक्रमण को 6 हफ्तों में हटाया जाए और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए। कोर्ट ने कहा, हमारी राय में याचिकाकर्ता पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को मानने के लिए बाध्य हैं। हालांकि बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अदालत के फैसले से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास के आवेदन पर अलग से विचार कर सकती है। फरीदाबाद नगर निकाय की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को चुनौती देने के लिए 5 कथित अतिक्रमणकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने फरीदाबाद के पुलिस उपायुक्त को अतिक्रमण हटाओ अभियान में भाग लेने वाले नगर निगम के अधिकारियों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान ये दलील दी गई कि जो लोग वहां रह रहे हैं उनके पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है और राज्य सरकार को ये निर्देश दिया जाए कि उन्हें हटाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जमीन पर कब्जा करने वाले लोग कानून की शरण नहीं ले सकते और न ही इंसाफ की बात कर सकते हैं। उत्तर कोरिया ने हाल ही में एक नया कानून लागू किया गया है जिसके तहत विदेशी फिल्में, कपड़े या गालियां देने पर कड़ी सजा हो सकती है। सरकार का कहना है कि प्रतिक्रियावादी सोच को रोकने के लिए इस कानून को लाया गया है। उत्तर कोरिया की राजधानी सोल में मौजूद बीबीसी संवाददाता लॉरा बिकर की रिपोर्ट सुनिए मानसी दास से। उत्तर कोरिया में इस नए कानून के तहत यदि किसी के पास दक्षिण कोरिया, अमेरिका या जापान के वीडियो का संग्रह मिला तो उसे मौत की सजा मिलेगी। अगर कोई ये वीडियो देखते पकड़ा गया तो उसे 15 साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं। किम जोंग उन ने हाल ही में सरकारी मीडिया को एक चिट्ठी लिखी जिसमें देश की युवा लीग से आह्वान किया गया कि वो युवाओं में अप्रिय, व्यक्तिवादी, समाज विरोधी बर्ताव के खिलाफ मुहिम छेड़ें। वो विदेशी भाषणों, हेयर स्टाइल और कपड़ों पर भी रोक लगाना चाहते हैं जिन्हें वो खतरनाक जहर बताते हैं। दक्षिण कोरिया से चलने वाले एक ऑनलाइन प्रकाशन दी डेली ने उत्तर कोरिया में अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 3 लड़कों को इसलिए री एजुकेशन कैंप्स यानी एक तरह के बंदी गृहों में भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने कोरियाई पॉप गायकों की तरह बाल रखे थे और घुटनों के ऊपर उनकी जीन्स फटी थी। हालांकि बीबीसी इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकता। विश्लेषकों का कहना है कि किम जोंग उन उत्तर कोरिया में बाहर से सूचनाओं के पहुंचने पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लाखों लोग भूखे हैं और किम जोंग उन उनका पेट सरकारी प्रचार से भरने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि लोग उनके पड़ोसी दक्षिण कोरिया की चमक दमक से भरी जिंदगी वाले टीवी सीरियल देखें, जो एशिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक है। कोरोना महामारी की वजह से उत्तर कोरिया बाकी दुनिया से और ज्यादा कट गया है। चीन से जरूरी चीजों की सप्लाई और व्यापार थम गया है।
कुछ सप्लाई अब शुरू हो रही है, मगर वो काफी सीमित है। इस वजह से देश की पहले से बदहाल अर्थव्यवस्था और बुरी हालत में पहुंच गई है, जहां ज्यादा पैसा परमाणु हथियार बनाने में लगा दिया जाता है। किम जोंग उन ने इस साल के आरंभ में ये स्वीकार किया था कि लोग अब तक की सबसे बुरी स्थिति का सामना कर रहे हैं, जिस पर उन्हें काबू पाना है। आइए लौटते हैं विवादित कानून पर। डेली एनके को इस कानून की एक प्रति मिली है, जिसके संपादक ली सांग योंग ने बीबीसी को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, इसमें कहा गया है कि अगर किसी मजदूर को पकड़ा गया तो फैक्ट्री के प्रमुख को सजा मिलेगी, और अगर कोई बच्चा समस्या करता है तो उसके माता पिता को सजा दी जाएगी। वो कहते हैं कि इसका इरादा युवाओं के मन में दक्षिण कोरिया को लेकर किसी भी सपने या अरमान को खत्म कर देना है। दूसरे शब्दों में सरकार ने ये तय कर लिया है कि अगर दूसरे देशों की संस्कृति का यहाँ के युवाओं को पता चला तो वो विरोध में बदल सकता है। पिछले साल उत्तर कोरिया से भाग निकलने में कामयाब रहे कुछ लोगों में शामिल चोई जोंग हुन ने बीबीसी को बताया कि वक्त जितना कठिन होता है, नियम कानून और सजा भी वैसे ही सख्त होते जाते हैं। इससे पहले उत्तर कोरिया में जब जब सख्ती की गई, लोगों ने विदेशी फिल्में देखने का नया रास्ता निकाल लिया, जो आमतौर पर चीन से स्मगल होकर आती हैं। ये फिल्में पेन ड्राइव से आती रही हैं, जिन्हें आसानी से छिपाया भी जा सकता है और जिन्हें पासवर्ड से सुरक्षित भी रखा जा सकता है। उत्तर कोरिया से भागे चोई जोंग हुन ने बीबीसी को बताया कि अगर 3 बार गलत पासवर्ड डाला तो यूएसपी सारा डेटा उड़ा देता है। अगर सामग्री ज्यादा संवेदनशील है तो आप ऐसी भी सेटिंग कर सकते हैं कि एक ही गलत पासवर्ड में वो डिलीट हो जाए। कई बार ऐसी भी सेटिंग कर दी जाती है कि वो वीडियो एक ही कंप्यूटर पर चले, यानी उसे केवल आप देख सकते हैं, दूसरों को नहीं दे सकते। लेकिन धीरे धीरे उत्तर कोरिया की सरकार को इसका पता चलने लगा और फिर उन्होंने सख्ती शुरू कर दी। ऐसे जुर्म में पकड़े जाने वाले कई लोगों को लेबर कैंपों में भेज दिया गया, मगर इससे ये कम नहीं हुआ तो सजा बढ़ा दी गई। चोई बताते हैं कि पहले लेबर कैंप में 1 साल रहने की सजा थी, जिसे बढ़ाकर 3 साल तक कर दिया गया। वो कहते हैं, आज अगर आप वहां जाएंगे तो पाएंगे कि वहां 50% से ज्यादा लोग इसलिए बंद हैं क्योंकि उन्होंने विदेशी फिल्में देखी थी। बीबीसी को कई सूत्रों ने बताया कि पिछले 1 साल में उत्तर कोरिया में जेलों का दायरा बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास। पाकिस्तान में सोमवार तड़के हुई ट्रेन दुर्घटना में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं और 100 लोग जख्मी हुए हैं। bbchiindi.com की खबर सुनिए शुभम किशोर से। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक सोमवार सुबह डहरकी के पास सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस में आमने सामने से टक्कर हो गई। रेलवे के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोधा, जबकि सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। दुर्घटना के बाद मिल्लत एक्सप्रेस की 8 और सर सैयद एक्सप्रेस के इंजन समेत 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, जबकि कुछ बोगियां खाई में जा गिरीं। यह दुर्घटना घोटकी के नजदीक रेती और आवबाड़ू के रेलवे स्टेशन के बीच हुई। अब्दुल रहमान नामक यात्री फैसलाबाद से रात 8 बजे सर सैयद एक्सप्रेस में सवार हुए थे। उन्होंने बीबीसी संवाददाता रियाज सुहेल को बताया कि ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की स्पीड से चल रही थी और वो जाग रहे थे। तड़के 3:40 पर जोरदार झटके लगे। मैं ये मिल्लत एक्सप्रेस में सवार था और ये 10 नंबर बोगी जो है कैंट स्टेशन से ही ख़राब थी और ये तकरीबन 1.5 घंटा लगाया। इन्होंने हमले ने सही किया और उसके बाद ड्राइवर ने फिर भी इनको कहा कि ये बोगी उतार दो या चेंज कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुतमिन हैं, आप ले जाएं। रास्ते में भी फिर जो है ये वो गाड़ी जो है मतलब सही नहीं चल रही थी। मेरे बड़े भाई बैठे थे, मुझे ये कह रहे थे कि ये ट्रेन जो है ना अल्लाह खैर करे हमें सही सलामत ले जाए, लेकिन जिस जगह पे ये हादसा हुआ है वही 10 नंबर बोगी जो है अगली बोगियों से अलग हो गई और पंजाब से जाने वाली ट्रेन पे जो है ना वो ये सारी बोगियां कल्टी हो गई। जब कल्टी हो गई तो उधर से ये सर सैयद आ रही थी, वो फिर आके जो है इस ट्रेन के ऊपर जो है ऊपर चढ़ी है और ये सारी बोगियां आपस में कम 7 से 8 बोगियां ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। ट्रेन में सवार एक अन्य यात्री ने बीबीसी को बताया, बस गाड़ी गिरी है, गिरने के बाद बस सीटें वीटें टूटी हैं और बड़ी मुश्किल से मैं निकला हूँ, मेरे पैर टूट गया, बस बड़ा हालत ख़राब थी। बच्चे पता नहीं कितने तो बच्चे दब गए, औरतें दब गई हैं। कितने फैमिली मेंबर थे जो सफ़र कर रहे थे?
डब्बे तो पूरे भरे हुए थे। पाकिस्तान में लगातार रेलवे दुर्घटनाएं होती रही हैं और उनमें लोगों की मौत भी होती है। रिपोर्ट सुना रहे थे शुभम किशोर। भारत में अभी तक ब्लैक फंगस के करीब 12,000 मामले सामने आए हैं। इनमें से ज्यादातर कोरोना से उबरने वाले मरीज हैं। चिकित्सा क्षेत्र के कुछ जानकारों का मानना है कि भारत में डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इस वजह से ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। लेकिन क्या इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी हैं? और भारत से बाहर विदेशों में क्या हालात हैं? बीबीसी संवाददाता श्रुति मेनन की रिपोर्ट सुनिए प्रज्ञा सिंह से। कोरोना वायरस महामारी से पहले दुनिया भर के कम से कम 38 देशों ने म्यूकरमाइकोसिस के मामलों की रिपोर्ट दी थी, जिसे आमतौर पर ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। लीडिंग इंटरनेशनल फंगल एजुकेशन के मुताबिक प्रति 10 लाख लोगों पर 140 मामलों के साथ भारत और पाकिस्तान में यह दर सर्वाधिक थी। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में फंगल संक्रमण विशेषज्ञ डॉक्टर डेविड कहते हैं कि भारत में ब्लैक फंगस के मामले कोरोना महामारी से पहले ही दुनिया के किसी अन्य हिस्से की तुलना में अधिक थे। वे कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस काफी हद तक अनियंत्रित डायबिटीज से जुड़ा होता है और भारत में इसके मामले बहुत हैं। पूरी दुनिया में अभी हाल ही में किए गए एक रिसर्च के अनुसार कोविड-19 से ठीक हो रहे जिन मरीजों में फंगल इन्फेक्शन के मामले पाए गए, उनमें से 94% लोग डायबिटीज से पीड़ित थे। इनमें करीब 71% मामले भारत से थे। भारत के अलावा कुछ अन्य देशों में म्यूकरमाइकोसिस के मामले सामने आए हैं, जहां डायबिटीज के मरीजों की खासी संख्या है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी डायबिटीज के मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है। इन दोनों देशों में म्यूकरमाइकोसिस के मामले भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी अधिक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बीते कुछ हफ्तों के दौरान म्यूकरमाइकोसिस के 5 मरीज सामने आए थे, जिनमें से 12 मई तक 4 की मौत हो गई थी। रूस ने भी हाल ही में कोरोना के कुछ मरीजों के म्यूकरमाइकोसिस से पीड़ित होने की जानकारी दी थी, लेकिन इनमें से डायबिटीज वाले मरीजों का अब तक पता नहीं चल पाया है। अमेरिका में बड़ी तादाद में डायबिटीज वालों की संख्या है। एक आकलन के मुताबिक वहां की आबादी के 9.3% लोगों को डायबिटीज है। कोविड के मरीजों के मामले में भी अमेरिका पूरी दुनिया में शीर्ष पर मौजूद है। जानकारों का कहना है कि दिक्कत इसलिए अधिक है क्योंकि इस मामले में मरीजों को इस बात की खबर भी नहीं होती कि उनको डायबिटीज है। किर्गिस्तान के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर हरिप्रसाद प्रकाश कहते हैं, भारत में बड़ी संख्या में अनियंत्रित डायबिटीज के मामले हैं क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच नहीं करवाते। उनका कहना है कि डायबिटीज के अधिकांश मामलों का पता स्वास्थ्य की अन्य समस्याओं के जांच के दौरान चलता है और उनका उपचार नहीं करवाया जाता है। डायबिटीज को काबू में नहीं रखने की वजह से कुछ खास तरह के संक्रमण होने की बहुत अधिक आशंका होती है, जिनमें कुछ फंगल इन्फेक्शन भी शामिल हैं। कई शोधों के मुताबिक टिश्यू से सैंपल कलेक्शन में कठिनाई और डायग्नोस्टिक टेस्ट की संवेदनशीलता में कमी की वजह से ब्लैक फंगस की पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड के कुछ मरीजों के इलाज में अंधाधुंध स्टेरॉइड के इस्तेमाल को भी म्यूकरमाइकोसिस या अन्य फंगस से जोड़ा जा सकता है। हालांकि मरीजों की अचानक बड़ी संख्या से अस्पताल और डॉक्टर जूझ रहे थे, तो इस बात के कई प्रमाण मिले हैं कि ये स्टेरॉइड बिना डॉक्टर की देखरेख के लिए जा रहे हैं। भारत सरकार लोगों को आगाह करती है कि बगैर चिकित्सकीय सलाह के खुद अपने मन से दवाइयां ना लें, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रिपोर्ट सुना रही थी प्रज्ञा सिंह। भारत में 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 1,06,36 नए मामलों का पता चला है और 24 घंटे के भीतर 2,427 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। भारत में अभी तक 23 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान किया है कि 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को 21 जून से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, रविवार से हमने एक नई श्रृंखला आरंभ की है जिसका नाम है आईसीयू डायरी। इसमें आप सुन रहे हैं कोविड आईसीयू वार्ड में ड्यूटी करने वाली डॉक्टर दीप शिखा घोष के अनुभव सुमिरन प्रीत कौर की जुबानी। इस श्रृंखला के प्रोड्यूसर हैं विकास त्रिवेदी। आज सुनिए इस कड़ी की दूसरी कहानी, ये बच तो जाएंगे ना। आईसीयू में मैं सिर्फ ऐसे मरीजों को देखती हूँ जिनकी हालत बद से बदतर होती है। मैंने काफी नए चेहरे देखे, ज्यादातर चेहरे उम्मीदों को खो चुके थे। मैंने लड़खड़ाती आवाज में कितने ही वो सवाल सुने
जो शायद पूछने वाले भी पूछना नहीं चाहते थे। फिर भी उम्मीद लिए पूछते, ये बच तो जाएगा ना। बर्बादी के कितने ही मंजर इन आंखों को नसीब हुए। ये मंजर पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। किसी मुल्क में कम तो किसी मुल्क में ज्यादा। ये सारे चेहरे और आवाजें सिर्फ एक नंबर नहीं है। इन सबकी भी जिंदगी और सपने उतने ही सच हैं जैसे हम सबके। कोरोना ने इस वक्त की गुल्लक को तोड़ने का काम किया है, जिसके चलते सब बिखर गया है। सपनों को पूरा करने की उम्मीदें और ये ख्वाहिश की दुनिया को अलविदा कहने से पहले हम कुछ ऐसा कर जाएं जिसे देखकर कोई हमें याद कर सके। कुछ कहानियां अब कभी कहीं ना जा सकेंगी, क्योंकि कुछ कहानियां गैर मामूली सी बातों को समेटे हुई थी और कुछ रोजमर्रा के कामों से भरी। कुछ कहानियां तो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद होने के दरमियान ही खो जाएंगी। कुछ शायद इसलिए खो जाएंगी कि कोई बचा ही नहीं था जिससे बात की जा सके। कोरोना ने हम डॉक्टरों को मरीजों का इलाज करने में लगाकर हमारा वक्त बांट दिया। इसके बावजूद कई बार थोड़ा सा वक्त या थका दिमाग ये मोहलत देता कि हम बात कर सकें। ऐसे मौक़ों पर हमेशा दो तरह की ही बातें होती। पहली बातचीत जिसमें हम मरीजों को मास्क ढंग से लगाने, दवाएं लेने के लिए कह रहे होते हैं, या फिर लोगों से परिवार, काम या जिंदगी के बारे में बात कर कर समझा रहे होते हैं कि ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और मरीज को इस बिन बुलाए वायरस से जंग जीतकर जल्द अस्पताल को टाटा कहकर घर जाना है। दूसरी बातचीत जिसमें हमसे कुछ कठोर सवाल पूछे जा रहे होते हैं। ये सवाल मरीज सीधा आपकी आंख में देखते हुए पूछता है, मैं बच तो जाऊंगा ना डॉक्टर? ऐसे सवालों पर हम सही चीजें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार चीजें सही होती ही नहीं हैं। आंखों में देखते हुए ये बताना कि आंखें जल्दी बंद हो जाएंगी हमारे काम का सबसे कठोर हिस्सा हो चला है। आईसीयू डायरी का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हर दिन हमसे नए श्रोता जुड़ रहे हैं। जो हमें लगातार सुन रहे हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन नए श्रोताओं को ये बताना जरूरी है कि आपके संदेश अगले दिन के कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। रविवार का दिन भर सुनते समय साक्षी प्रजापति शाजापुर मध्य प्रदेश से लिखते हैं कि वो हमें तब से सुन रहे हैं जब रेडियो पर ट्यून करना बहुत मुश्किल होता था। रामकिशोर मेघवाल का कहना है कि आप हमें प्रोग्राम में भले ही शामिल ना करें, हमें तो बीबीसी सुनना है और सुनते रहेंगे। प्रीति देवी ने लिखा है, असल मंदिर अस्पताल हैं और डॉक्टर पुजारी, हमें इस पर विचार करना चाहिए। हरिकेश कुमार सिंह को शिकायत है हमसे और वो पूछ रहे हैं कि क्या बीबीसी इंग्लैंड की भी कुछ समस्याएं बताता है। गजेंद्र नौटियाल हरियाणा में पंचकुला से हमें सुनते हैं और लिखते हैं कि बीबीसी सच्ची खबरों का मंच है। बलविंदर सिंह ने लिखा है कि वो हमें जर्मनी में सुनते हैं। जगन्नाथ पटनायक ओडिशा में हमारे पुराने श्रोता हैं। सुनील अहिरवार गुना मध्य प्रदेश से, गोविंद सिंह नाथावत अजीतगढ़ सीकर राजस्थान से, विपिन कुमार मोतिहारी बिहार से और वेद कुमार मूलचंदानी सूरत गुजरात से हमें सुन रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को 45 साल से ज्यादा आयु के लोगों के लिए जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मतदाता जिस मतदान केंद्र पर वोट डालते हैं उसी केंद्र पर उन्हें कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन दी जाएगी। आज से दिल्ली में एक स्पेशल अभियान शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इस अभियान के तहत हमारा उद्देश्य है, ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल है कि 4 हफ्ते के अंदर अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई, जो कि मुझे लगता नहीं, क्योंकि 45 साल से ऊपर की उम्र के लिए फ़िलहाल वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है। अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो
इस अभियान के तहत 4 हफ्तों में 45 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली में लगभग 57 लाख लोग हैं 45 के ऊपर की उम्र के। इसमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, 30 लाख लोग बचे। इन 30 लाख लोगों को अब पहली डोज लगानी है। ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन को अब दिल्ली सरकार धीरे धीरे खोल रही है। मेट्रो ट्रेनों का परिचालन दोबारा आरंभ हो गया है। हालांकि मेट्रो फिलहाल 50% यात्रियों के साथ चलेगी और 10 से 15 मिनट के अंतराल पर ही मिलेगी। वहीं ऑड इवन के आधार पर दुकानें भी खोली जाएंगी। अप्रैल में जहां दिल्ली में कोरोना संक्रमण के रोजाना नए मामले 10,000 से ज्यादा आ रहे थे, वहीं रविवार को दिल्ली में संक्रमण के केवल 381 नए मामलों का पता चला। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर भाई भतीजावाद के आरोप लगाए हैं। राज्यपाल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं कोलकाता से वरिष्ठ पत्रकार PM तिवारी। लगभग 2 साल पहले शपथ लेने के साथ ही राज्य सरकार और सत्तारूढ़ TMC पर लगातार हमलावर रहे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहली बार बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने उन पर भाई भतीजावाद का गंभीर आरोप लगाया है। राज्यपाल ने हालांकि अपनी सफाई में इस आरोप को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है, लेकिन महुआ का कहना है कि राज्यपाल से सवाल करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। धनखड़ शुरू से ही राज्य सरकार से सवाल करते रहे हैं, अब उनको आईना देखना चाहिए। उन्होंने अपने पूरे गांव और रिश्तेदारों को राजभवन में बसा दिया है। राजनीतिक हलकों में इस ट्विटर जंग को काफी दिलचस्पी से देखा जा रहा है, लेकिन आखिर यह विवाद शुरू कैसे हुआ? दरअसल रविवार को राज्यपाल ने अपने ट्वीट में चुनाव बाद की हिंसा के संदर्भ में राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने मुख्य सचिव हरे कृष्ण द्विवेदी को इस मुद्दे पर राजभवन भी बुलाया था। उसके बाद महुआ मोइत्रा ने अपने एक ट्वीट में राज्यपाल पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अपने 6 करीबियों और रिश्तेदारों को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी OSD के तौर पर नियुक्त किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताने वाले राज्यपाल के ट्वीट पर भी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि पश्चिम बंगाल की चिंताजनक स्थिति सुधर जाएगी अगर आप क्षमा याचना करके दिल्ली लौट जाएं और कोई दूसरी नौकरी तलाश लें। उन्होंने राज्यपाल के लिए कई नौकरियां भी सुझाई थी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने TMC सांसद के भाई भतीजावाद के आरोपों का जवाब देते हुए उसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि राजभवन के निजी स्टाफ में OSD पद पर नियुक्त 6 लोगों में से कोई भी उनका नजदीकी रिश्तेदार नहीं है। यह लोग 3 अलग अलग राज्यों और 4 भिन्न जातियों से हैं। राज्यपाल का कहना था कि OSD के तौर पर नियुक्त लोगों में से कोई उनके करीबी या परिवार का हिस्सा नहीं है। धनखड़ ने महुआ के आरोप को राज्य में कानून और व्यवस्था के चिंताजनक परिदृश्य से ध्यान भटकाने की रणनीति बताया है, लेकिन TMC सांसद ने उसके फौरन बाद अपने एक अन्य ट्वीट में राज्यपाल से OSD पद पर नियुक्त लोगों का विस्तृत परिचय बताने और नियुक्ति की प्रक्रिया का खुलासा करने को कहा है। महुआ ने राज्यपाल पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अब ऐसी हालत से बीजेपी का IT सेल भी आपको नहीं उबार सकता, साथ ही उपराष्ट्रपति पद का सपना भी शायद अधूरा रह गया। ये थे कोलकाता से वरिष्ठ पत्रकार PM तिवारी। और अब साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। आधे अधूरे IPL में व्यस्त रहने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इन दिनों इंग्लैंड में है, जहां वो 18 जून से साउथम्पटन में शुरू होने वाले ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे। इंग्लैंड पहुंचने से पहले भारत के कप्तान विराट कोहली ने हुंकार भरते हुए कहा, मेरे लिए तो कोई चैलेंज नहीं है। टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चैलेंजिंग समय रहा है हमारे लिए। अभी तो हमारा एंजॉय करने का टाइम है। एक मैच हमने 5-6 साल जो मेहनत करी है, जैसे मैंने बोला, उसको एंजॉय करने का समय है अभी। तो हमारा देखने का नजरिया काफी अलग रहता है जैसे लोग सोचते हैं बाहर उससे। अगर हम लोगों की तरह सोचेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। अब लोग क्या सोचते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी इंग्लैंड के खिलाफ
कल समाप्त हुए पहले टेस्ट मैच में अपना दमखम दिखाया। हालांकि मैच ड्रॉ रहा, लेकिन पूरे मैच में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा। खासकर अपना पहला ही टेस्ट मैच खेलते हुए न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे ने जिस अंदाज में ढेरों रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूरे 200 रन बनाए, इसके अलावा न्यूजीलैंड के गेंदबाज भी पूरी लय में दिखे। अब विराट कोहली को भले ही कोई चिंता ना हो, लेकिन उनके शुभचिंतकों को चिंता जरूर हो रही है। और अब समीक्षा, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभ्यास न मिलने से मनोबल टूट रहा है टोक्यो में पदक के दावेदार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का? 2 साल से ऊपर हो गए हैं कि मैंने कोई कंपटीशन नहीं खेला, इंटरनेशनल कंपटीशन। बाहर के जो जेवलिन थ्रोअर वो तो सभी कंपटीशंस खेल ही रहे हैं, और इतना आसान नहीं है कि आप वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट में सीधा ऐसे ही जाके मेडल ले लो। इतनी साफगोई से शायद ही भारत का कोई खिलाड़ी अपनी बात रखता हो, खासकर वो खिलाड़ी जो अपने वर्तमान प्रदर्शन से ओलंपिक जैसे सबसे बड़े खेल मेले में पदक जीतने का दावेदार भी हो। लेकिन नीरज चोपड़ा ने अपनी बात साफ साफ कही है। वैसे उन्होंने कुछ समय पहले पटियाला में हुई इंडियन ग्रॉ प्री में 88.07 मीटर थ्रो कर अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को सुधारा, जो 88.06 मीटर का था। उन्होंने पिछले साल जनवरी में दक्षिण अफ्रीका में हुई एथलेटिक्स चैंपियनशिप सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट मीटिंग में 87.86 मीटर भाला फेंक कर 85 मीटर के बेंचमार्क को पार कर टोक्यो के लिए क्वालिफाई किया। नीरज चोपड़ा केवल 23 साल के हैं और उन्होंने साल 2018 में जकार्ता में हुए एशियाई खेलों और गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। लेकिन इसके बाद वो लगातार चोट का सामना करते रहे। इंजरी की वजह से 2019 पूरा चला गया था, और कोविड की वजह से 20 और ये 21, ये 2 साल काफी वेस्ट हो गए हैं। तो एक खिलाड़ी होने के नाते मुझे लगता है कि हमको इंटरनेशनल कंपटीशन भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम ओलंपिक तक का लेवल अगर सोच के चल रहे हैं तो हमको उन एथलीट्स के बीच में कंपटीशन भी खेलने जरूरी है, क्योंकि ओलंपिक्स का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा पहला ओलंपिक। भले ही नीरज चोपड़ा का ये पहला ओलंपिक है, लेकिन उनसे पदक की उम्मीद इसलिए है क्योंकि पिछली बार रियो ओलंपिक में जर्मनी के थॉमस रोलर ने 90.30 मीटर के साथ स्वर्ण, केन्या के जूलियस येगो ने 88.24 मीटर के साथ रजत और त्रिनिडाद और टोबागो के केशोरन वॉलकॉट ने 85.38 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता था। ऐसे में अगर नीरज चोपड़ा अपना वर्तमान रिकॉर्ड समय 88.07 मीटर ही टोक्यो में दोहरा दें तो पदक की उम्मीद तो बनती है। कंपटीशन में शरीर जो वार्म होता है और जो माइंड सेट होता है वो अलग ही होता है, तो वहाँ पे हमेशा बेस्ट करता हूँ मैं। ट्रेनिंग में मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं अपना 100% मतलब बेस्ट नहीं दे पाता। तो ट्रेनिंग में वही 82, 83 या 84 तक मैं पहुंच जाता हूँ, लेकिन उससे आगे काफी मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी ट्रेनिंग में भी अपना थ्रो बढ़ाऊं, ताकि एक अलग कॉन्फिडेंस आए और मैं कंपटीशन में उससे भी अच्छा जो थ्रो करूं। ओलंपिक में मिल्खा सिंह, श्रीराम सिंह, GS रंधावा और PT ऊषा जैसे एथलीट थोड़ी सी दूरी से पदक चूक गए, जिसका मलाल उन्हें आज तक है। टोक्यो ओलंपिक में बेहद कम समय बचा है। ऐसे में नीरज चोपड़ा का टूटता मनोबल कहीं उनके पदक जीतने की उम्मीदों को न तोड़ दे। और ये क्या, इस बार का फ्रेंच ओपन क्यों खेल की बजाय दूसरी बातों से सुर्खियां बटोर रहा है? कल इस खबर ने सबको चौंका दिया कि 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर 3 दौर के मैच जीतने के बाद टूर्नामेंट से इसलिए हट गए जिससे वो 28 जून से शुरू होने वाले विंबलडन में पूरी तरह फिट होकर खेल सकें। पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद उन्होंने 2 बार घुटने की सर्जरी कराई। तो क्या ये माना जाए कि वो फिटनेस को लेकर आशंकित हैं? इससे पहले जापान की नाओमी ओसाका भी अवसाद और तनाव के कारण टूर्नामेंट से हट गई थी। इसके अलावा पिछले साल फ्रेंच ओपन में मैच फिक्सिंग के संदेह में गिरफ्तार की गई रूसी खिलाड़ी याना सिजिकोवा को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया है। याना सिजिकोवा को पिछले सप्ताह गुरुवार को फ्रेंच ओपन युगल मैच खेलने के बाद गिरफ्तार किया गया था। अब उनके वकील के अनुसार वो मानहानि का दावा ठोकने की तैयारी कर रही हैं। देखना है फ्रेंच ओपन में अभी और क्या क्या होगा। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही। इसके साथ ही दिन भर को यहीं देंगे विराम। आप हमें bbchindi.com पर भी सुन सकते हैं। पॉडकास्ट की लिंक आपके कमेंट बॉक्स में है।
आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। संदीप सोनी को अब दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।